तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 41 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क, सबसे पहले कहिएगा जीवाश्म मतलब होता क्या है, जीव के अंश को ही क्या कहते हैं, तो जीवाश्म कहते हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में बात हो रहा है कि इस नाम का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क स्थित है। कौन कौन से, तो देखिएगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत फेमस रहा था चीता के लिए, पता होगा आपको। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, बांधवगढ़, कान्हा। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, पन्ना, पन्ना याद रखिएगा कि हम लोग लिखने के लिए बीच का पन्ना फाड़ते हैं, तो वैसे पन्ना और मध्य, मध्य मतलब बीच होता है ना, तो आप ऐसे करके कनेक्ट करके याद रखिएगा। उसके बाद पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सब आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो सीएम हो जाएंगे कौन, मोहन यादव। मोहन यादव जो भी रिसेंटली बने हैं, और किस पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल। ठीक है, एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ टाइगर्स की संख्या बाघ गणना के समय जब किया गया था तो सबसे ज्यादा था। दूसरा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, कब अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 2000 ईस्वी को आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, तो कहा जाता है कि इस समय मतलब छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन था, यहाँ पे राजाओं के 36 किले हुए करते थे। और किला को गढ़ कहा जाता था। 36 किला था और किला को गढ़ कहा जाता था, इसी से किला का नाम से क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़। यहाँ पे डेट भी याद कर लीजिएगा क्योंकि 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और जबकि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि पूरे भारत में पहला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुआ था। आज के उत्तराखंड इस समय नहीं था। आज के मतलब उत्तराखंड उस समय अलग राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। 1936 में उत्तराखंड में हुआ था। और किस नाम से हुआ था, हिली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, जो कि आगे जाके इसका नाम क्या हो गया, आगे जाके इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, इस चीज को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर का काबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपका पूरे भारत का सब आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा गया है, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव की संज्ञा दी है, तो ये हो जाएगा आपका चंडी प्रसाद भट्ट। हम लोग जानते हैं कि 1972-73 में क्या हो रहा था, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था और उसका नाम क्या था, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध बनाया जा रहा था। और इस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारे पेड़ पौधे को काटा जा रहा था। और जब पेड़ पौधे को काटा जा रहा था तो इसीलिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें बहुत आदमी जुड़े हुए थे, जैसे हो गया आपका चंडी प्रसाद भट्ट हो गया, ये भी इससे जुड़े हुए थे। एक बहुत फेमस नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जिनकी हाल ही मृत्यु भी हुई है। तो ये सारे लोग इससे जुड़े हुए थे और ये पेड़ को बचाने के लिए ये आंदोलन आपका किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि चिपको आंदोलन को दक्षिण साइड में क्या कहा जाता था, तो दक्षिण साइड में कहा जाता था अपिक्को आंदोलन। ठीक है, क्या कहा जाता था, अपिक्को आंदोलन। इस सब चीज को याद रखिएगा। आपसे ये भी सवाल कर सकता है, गौड़ा देवी हो गया, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए,
सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ये सब का नाम आप याद रखिएगा, ये इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुगुणा, ठीक है, उत्तराखंड के जिले में आपका एक चमोली जिले था, वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नीले जल की नीति किसने लागू की थी? नीले जल की नीति, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज का नाम है, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। हम कई बार चर्चा किए कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आया था वो किस फॉर्म में आया था, तो वो आपका इस फॉर्म में आया था, ठीक है। कौन कौन हो गया, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी एंड दिस इज स्पेनिश। तो इतने सारे देश आए थे अपने कंट्री में व्यापार करने के लिए, जिसमें सबसे पहले कौन आया था, तो पोर्तुगीज आया था, मतलब पुर्तगाली आया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत से देखना शुरू करते हैं। पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली पहले तो व्यक्ति आया था, बाद में कंपनी आया, और कौन आया था, तो आया था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। ये कब आया था, तो ये आया था आपका 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो ये भारत आया था। भारत में भी कहाँ पर आया था, तो दक्षिण साइड में कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पर। इसका स्वागत कौन किया था, तो स्वागत किया था वहाँ का एक स्थानीय शासक था जिसका नाम था जमोरी, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था। कहा जाता है कि जब ये आपका इधर से व्यापार करके कुछ सामान लेकर के गया था, तो इसको 60 टाइम्स फायदा हुआ था, 60 टाइम्स मतलब 60 गुना फायदा हुआ था। तो इससे क्या हुआ था कि यूरोप के बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे देश के कंपनी अपने भारत में आने लगे थे, और यही फॉर्म हम आपको अभी बताए थे कि ये इस फॉर्म में आया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अब दूसरा क्या हुआ कि वास्को डी गामा तो इस समय आया, वापस अपने देश ले गया, सारा सामान ले गया, और मुनाफा इतना ज्यादा हुआ कि फिर पुर्तगाली लोग बोला कि ठीक है हम लोग चलते हैं भारत में व्यापार करेंगे, और वो इस साइड से आते थे, ठीक है। ये देखिए, ये अपना भारत का कालीकट बंदरगाह इस साइड से आते थे। तो जो भारत में पुर्तगाली कंपनी, ठीक है, कंपनी फाइनली खोल ली गई, और जो उस कंपनी का पहला वाइसराय था, ठीक है, इसके जाने के बाद वापस पुर्तगाली कंपनी आया और भारत में प्रॉपर एक कोठी, एक फैक्ट्री खोल लिया, और उस कंपनी का जो पहला वाइसराय था जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नाम लग रहा है कि फ्रांस का होगा, लेकिन ये कहाँ का है, तो ये है आपका कहाँ का, पुर्तगाल का, ठीक है। अगला अगला वाइसराय कौन बन करके आता है, तो अगला वाइसराय बन के आता है अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। ये सब आपका कंपनी का वाइसराय बन करके आ रहा है, ठीक है, कंपनी का। और तीसरा कौन आता है, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। अब ये तीनों खास के क्या काम कर रहा था, तो देखिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था, ये सबसे पहले भारत में कौन सा नीति चलाया, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। कौन सा नीति चलाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसका अर्थ क्या होता है, नीले जल की नीति। अब ये क्या किया, तो देखिए, जैसे कि इसको पता था कि भाई जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से और भी कंपनी भारत में आएगी, क्योंकि यहाँ का माहौल इसको पता था, तो इसको पता था कि इस रास्ते से और भी बहुत सारी कंपनी आएगी, और भी अगर ब्रिटेन की और कंपनी आती है तो हमको जितना मुनाफा होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा इसके आने की वजह से। तो ये क्या किया, ये पूरे के पूरे हिंद महासागर वाले एरिया पर अधिकार कर लिया, कौन, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, या इसी को कहा जाता है शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। इसके तहत क्या था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा क्या बोला गया कि हम एक कार्टेज पद्धति निकालेंगे, कार्टेज पद्धति, कार्टेज पद्धति। इसके तहत क्या होता कि जिस भी कंपनी को इधर से आना होता, और वो अगर चाहता कि उसका सामान यहाँ से सिक्योर आए, मतलब कोई इसके सामान को लूटे नहीं, कोई इसके सामान को बर्बाद नहीं करे, तो आपको एक कार्टेज लेना पड़ता। और वो कार्टेज कौन अवेलेबल करवाता था, तो वो करवाता था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कहा जाता है कि भारत के जो मुगल शासक थे वो भी फ्रांसिस्को द अल्मीडा से कार्टेज लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्टेज नहीं लिया जाता था इनके द्वारा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा, तो ये अपना आदमी ही भेज करके इसे यहाँ पर से जितने भी नाव गुजरते थे सबका सामान लुटवा देते थे, अपना ही आदमी भेज करके। तो इस वजह से क्या होता था कि लोग देखते थे कि चलो अगर हम इसका कार्ड ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये मेरे सामान का सेफ्टी करेगा, मेरा ये टेंशन खत्म हो जाएगा। जबकि सबको ये नहीं पता था कि ये काम भी, लुटवाने का काम भी कौन करवा रहा है, तो यही लोग करवा रहा है। मतलब समझ रहे हो कि खुद ही गुंडा भेज दिया और फिर अपना ही आदमी भेज करके वो सारे को खत्म कर दिया, वही काम इन लोग कर रहा था। तो ये हो गया आपका दूसरा।
अल्बुकर्क बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, इसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली कंपनी का, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। ये क्या काम किया था? तो बहुत सारा काम किया था, उसमें से एक काम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा में, ठीक है, गोवा में सती प्रथा पर बैन लगाया था। गोवा में सती प्रथा पर बैन आया। सबसे पहले तो ये जब भारत आया तो देखा कि भाई भारत में कुछ अजीब सा कल्चर है कि अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। क्योंकि अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में उसकी जनसंख्या बढ़े, पुर्तगालियों की संख्या बढ़े, तो ऐसा थोड़ी है कि सारा मजदूर मिस्त्री सब यही उठा करके ले आता। तो उससे क्या करने लगा कि जिस भी महिला को सती प्रथा करवाना होता था, मान लो कि कोई महिला है यहाँ पे एक्स नाम की, इसका हस्बैंड डेथ कर गया, तो ये क्या करता था, ये इन लोगों से शादी कर लेता था, या तो खुद करता था या फिर अपने ही समुदाय के और भी व्यक्तियों को सती प्रथा वाली महिला से शादी करवा देता था। तो उससे क्या हुआ कि कोई भी महिला जान तो देना नहीं चाहेगी, चूंकि इन लोग का बच्चा भी होता था, तो इन लोग का जान भी बच गया और पुर्तगालियों का संख्या भी बढ़ने लगा। ठीक है, बाकी हम लोग और देखेंगे। यहाँ पे याद रखेगा कि नीले जल की नीति ये कौन चलाया था? पुर्तगाली। और भारत को पुर्तगाली बहुत ज्यादा लूटा था। ठीक है, ये बंगाल वाला रीजन, कलकत्ता वाला रीजन को इन लोग बहुत ज्यादा लूटा था, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता को लूट का केंद्र कौन बना दिया था? तो ये बनाया था आपका पुर्तगाली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4 क्या बोल रहा है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? तो ये उस आदमी का कथन है जो गरम दल के ग्रुप में थे और किस तिकड़ी के भाग थे? तो लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल में एक बहुत ही एग्रेसिव माइंडेड व्यक्ति थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1920 में। एक और हम चर्चा किए थे कि 1920 में जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, उसी समय भारत को बहुत बड़ा आघात मिला और इसी समय क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और फिर गांधी जी के द्वारा तिलक फंड का भी स्थापना किया गया था। तो 1856 से 1920 तक मतलब इनका जीवन रहा था और भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा था। ठीक है, इनका ये कहना था, इनका ये भी कहना था कि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस उसमें संस्था चल रही थी, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था बन गई है। कांग्रेस एक भीख तथा क्षमा याचना, ठीक है, कांग्रेस एक भीख तथा याचना मांगने वाली संस्था बन गई है। याचना होता है ना, मतलब आदमी गिर गिरा करके मांग रहा है, और इन लोग एग्रेसिव माइंडेड थे कि हमारे देश में आकर के आप शासन कर रहे हो और हमको आपसे कुछ याचना के रूप में थोड़ी मांगना पड़ेगा, सब कुछ तो हमारा ही है, ये इन लोगों का कहना था। अगर इनके बारे में और देखें तो देखिएगा, इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू करवाया था। महाराष्ट्र में आज भी ये उत्सव बहुत अच्छे ढंग से होता है, लेकिन हाँ, इस उत्सव का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। क्या हुआ था? तो मुस्लिम समुदाय के लोग क्या देखे, क्या सोचे इनके बारे में कि शिवाजी हो गए या गणेश महोत्सव हो गए, ये तो आपका हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब शायद कि बाल गंगाधर तिलक भी मुस्लिम लोग का सपोर्टर नहीं है। तो कुछ निगेटिविटी फैला था इस फेस्टिवल से, लेकिन हाँ, अंग्रेज लोग को भी भारतीयों की शक्ति पता चली थी। शिवाजी उत्सव हो गया, इसमें क्या होता था कि लोग भुजाली तलवार लेकर के निकलते थे, तो उससे अंग्रेज को भी देख करके डर लगता था। तो मेनली यही डर कायम करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये महोत्सव शुरू किया गया था। दूसरा, इन्होंने 2 तरह का पत्रिका निकाला था। पत्रिका जो या तो आपका साप्ताहिक होता था या दैनिक होता था। 2 पत्रिका था, एक था आपका केसरी, ठीक है, और एक था आपका मराठा। ये क्या था? ये था आपका पत्रिका। केसरी किस लैंग्वेज में था? केसरी था आपका मराठी लैंग्वेज में, और मराठा किस लैंग्वेज में था? तो ये था आपका अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने बुक्स भी लिखे थे, और बुक कौन लिखे थे? बुक्स में लिखे थे गीता रहस्य, और एक और लिखे थे आर्यों का आर्कटिक घर। जैसे एक नाम आप जरूर सुने होंगे, किनका नाम था वो? हाँ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इनका नाम कब प्रसिद्ध हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे कम उम्र में आपका फांसी पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था आपका खुदीराम बोस।
खुदीराम बोस। ये क्या किए थे, तो आपका मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था उस पे क्या किए थे, बम फेंक दिए थे। और चूंकि इनका कम उम्र में फांसी हो गया तो एक तरह का क्रांति का लहर दौड़ पड़ा था। लोग इनके पीछे और इनके लिए सहानुभूति लोग के मन में बहुत ज्यादा था। और कहा जाता है कि उस समय जो लोग धोती बनवाते थे ना, धोती, तो धोती का जो साइड वाला किनारा होता था उस पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम लिखा जाता था। और अंग्रेज इस चीज को देख करके चिढ़ता था, क्योंकि अंग्रेज इनको फांसी दिलवाया था तो देख रहा था कि भाई इनके लिए सबके मन में क्या हो रहा है, तो सिंपैथी आ रहा है, देशभक्ति जाग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या था 1908 में क्या हुआ था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अपनी पत्रिका में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सपोर्ट करते थे। और इसीलिए 1908 से लेकर के 1914 तक के बीच में 1908 से लेकर के 1914 तक के बीच में इनको जेल में डाल दिया गया था। किनको, तो बाल गंगाधर तिलक को। और कौन से जेल में डाला गया था, तो मांडले जेल में, मांडले जेल में। इस चीज को याद रखिएगा। और यही उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य। तो यहाँ पे सब चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन बनता है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका इनको कभी नहीं मिल पाया था, कभी नहीं मिल पाया था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन था। तो पहले तो आइएगा, दो अवार्ड का आप नाम ही देख लीजिए। एक हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और एक हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब हुआ, 1985 में। और इसका स्थापना कब हुआ, 1961 में। ये किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका खिलाड़ी को, ठीक है। और ये किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को, खेल प्रशिक्षक, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन था, तो ये हो जाएगा O.M. नाम्बियार। क्या हो जाएगा, O.M. नाम्बियार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चोंग, खैवा, लीम और नुरारिंग है क्या। तो सबसे पहले तो देखिएगा ये है क्या, तो ये एक प्रकार का आपका नृत्य है। किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका नागालैंड, नागालैंड। इसको भारत में राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1963 ईस्वी में यह भारत का 16वां राज्य बना था। इस चीज को तो पहले आप याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो राजधानी हो जाएगी कोहिमा, कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये है नेफ्यू रियो। सीएम कौन हो जाएंगे, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, ठीक है। और आप नागालैंड के बारे में ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका हिंदू समुदाय है वही आपका अल्पसंख्यक में हो जाता है। यहाँ ईसाई की संख्या बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी में कौन होता है, तो ईसाई लोग भी यहाँ पर होते हैं। अगर गवर्नर के बारे में देखें तो गवर्नर कौन है, गवर्नर हो जाएंगे ला गणेशन, ला गणेशन, ठीक है। इस चीज को पहले आप याद रखिएगा। यहाँ नागा जनजाति है, नागा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में। नागा पहाड़ी भी है, ठीक है, नागा पहाड़ी भी है। ये कहाँ है, तो ये भी है आपका नागालैंड में। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका नागालैंड को ही कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसका लोकेशन, तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे पड़ता है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे पड़ता है मिजोरम। मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, और ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। और ये चारों राज्य की सीमा किसके साथ लगती है, तो ये हो जाएगा म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेता है। और यहाँ पे हो गया नागालैंड का खुद का सीमा किसके किसके साथ लगता है, तो सबसे पहले तो 3 राज्य के साथ हो जाएगा, असम हो गया, मणिपुर हो गया, और तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। और एक क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, ये कौन सा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चार बाघ पद्धति किस वंश से संबंधित है, चार बाघ पद्धति, तो ये हो जाएगा आपका मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश से संबंधित है चार बाघ पद्धति। क्या है ये, तो ये आपका क्या कर सकते हो आप उसको, स्थापत्य कला या फिर आपका मंदिर निर्माण कला, ये आपका एक प्रकार का निर्माण कला है। निर्माण कला में जैसे अगर चर्चा करें तो जैसे देखिएगा आपका क्या बनाया गया था, हुमायूं का किला, ठीक है, हुमायूं का मकबरा हो गया, ताजमहल हो गया, ताजमहल, ताजमहल हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया,
हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये सब आपका किस पद्धति में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका चार बाग पद्धति में। और सबसे पहले चार बाग पद्धति में किस किला को बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। सर्वप्रथम यही बनाया गया था भारत में। सर्वप्रथम किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो ये बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम के द्वारा इसमें से कौन सा किला बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चलिए, और आगे जाकर के इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। आप बताइएगा कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ठीक है, अगर वही बात कर ले मुगल वंश के बारे में, तो मुगल वंश का स्थापना 1526 से होकर के कब तक चला? 1857 तक। 1526 में पहला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका बाबर। और 1857 में अंतिम कौन था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, और इनको लास्ट मुगल बादशाह था ये, जो आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी योगदान रहा था। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन से। ब्रिटेन से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो किस चीज का बात करता है? समानता का। कहाँ से कहाँ तक समानता का बात है? 14 से 18 के बीच समानता का बात किया गया। 14 में क्या है? तो इसमें है विधि, या इसी को बोल सकते हैं कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, 14 में बोला गया। देखिए, एक दो वर्ड होता है, एक होता है क्या होता है? एक होता है विधि के समक्ष समता। देखिएगा ध्यान से, विधि के समक्ष क्षमता, और एक होता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। ठीक है, दोनों का चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 14 में। ठीक है, कहाँ किया गया? आर्टिकल 14 में। ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से, और ये लिया गया है आपका यूएसए से। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है? विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून, कानून के समान क्या है? सब समान है, कानून के सामने सब समान है। ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका ब्रिटेन वाले में। जैसे किसी को स्पेशल अधिकार नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे सारे लोग समान हैं। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा ये रहता है, कैसे? विधि के समान संरक्षण, मतलब कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लिए अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मान लो कि कोई अगर 14 साल का लड़का है, इससे अगर कोई क्राइम हो गया, ठीक है, मान लो कि इससे कोई क्राइम हो गया, मान लो इससे किसी का एक्सीडेंट हो गया, और अगर कोई मेच्योर्ड है, कोई अगर 32 साल 33 साल का आदमी है, और इससे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी है कि आपका दोनों का समान, चूंकि ये बालिग नहीं है तो इसको कुछ कम सजा हो सकता है, इसको बाल सुधार गृह में भी भेजा जा सकता है, जबकि इसको जरूरी नहीं कि वही सजा मिले। दूसरा, मान लो हम लोग इनकम टैक्स का बात करते हैं, इनकम टैक्स का, तो अगर कोई आदमी जो सालाना का 2 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, और कोई आदमी जो महीना का 2 लाख रुपया कमा रहा है, तो क्या ये दोनों आदमी सेम टैक्स पे करेगा? सेम टैक्स पे करेगा? नहीं, इसका कुछ और टैक्स होगा, और इसका तो बहुत कम होगा, चाहे होगा भी नहीं, साल का 2 लाख रुपया मात्र कमा ही रहा है तो, और इसका तो कुछ अलग होगा। तब तो ये बोल सकता है कि भाई आप हमसे इतना टैक्स ले रहे हैं, आप इसे टैक्स ही नहीं ले रहे हैं, तो विधि का समान कानून कहाँ हुआ? तो भाई समान कानून कैसे होगा? यहाँ पे आप एक शब्द में बोल सकते हैं, समान परिस्थिति में समान कानून होगा। समान परिस्थिति में समान कानून, ठीक है, यहाँ पे ये बोला जाता है। इसी का अर्थ हुआ विधि के समान संरक्षण। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे बिहार को ले लो, तो बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दे देता है। तब तो बोल सकते हैं ना कोई भी कि आप तो बोलते हो कि आप कानून के समक्ष सबको समान रख रहे हो, तो फिर आप महिलाओं को क्यों 35% का आरक्षण दे रहे हो? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई महिलाएं का स्थिति आपके बराबर का नहीं है। बिहार हो गया चाहे भारत में हो गया, जितना स्थिति बढ़िया लड़कों लोग का है उतना लड़कियों का अच्छा नहीं है, बिहार में तो खास के। तो इसीलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबरी लाने के लिए उनको क्या दिया जा रहा है? आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे आप देखते हो कि महिला स्पेशल बस चलता है, विकलांग का स्पेशल बस चलता है, स्पेशल ट्रेन में बॉगी होता है, ये चीज होता है ना, क्यों? तो हमेशा स्पेशल ट्रीट उसी को किया जाता है जिसके साथ
पास्ट में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, जिसके साथ बहुत ही मतलब उसको पीछे ढकेल दिया गया, तो उसको अब बराबरी में लाने के लिए कुछ कुछ ऐसा काम किया जाता है, और यही होता है विधि के समान संरक्षण। मतलब समान परिस्थिति में समान कानून होगा, समान परिस्थिति में समान कानून होगा, अगर थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो विधि के समान संरक्षण जैसा ट्रीट किया जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और समान संरक्षण बोलेगा तो यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? हम लोग लगातार हिमालय का कुछ ना कुछ पार्ट्स देख रहे हैं। आई थिंक कि आपको याद हो गया होगा कि ये जो 4 एरिया है ये क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा, इसके बाद नीचे हम लोग देखे थे बृहद हिमालय। ठीक है, ये कौन सा हिमालय था, बृहद हिमालय। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, महान हिमालय। और फिर इसके बाद आता है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये आपका नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ था, नामचा बड़वा तक, नामचा बड़वत पहाड़ी तक फैला हुआ था। कौन सा हिमालय, बृहद हिमालय। और ये हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय, जो कि आपका कंटिन्यू नहीं है, ये कैसे भाग में है, तो ये आपका छोड़ छोड़ करके कुछ कुछ भाग में है। सबसे पहले तो ये आइएगा, इसको क्या कहते हैं, तो इसको आपका मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है इसको मध्य हिमालय कहते हैं, या इसको लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय। ठीक है, या इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। क्या देखें, इसको मध्य हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, या फिर आपका हिमाचल हिमालय कहते हैं। अगर बात करें इसका एवरेज ऊंचाई कितना है, एवरेज ऊंचाई देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कि ऊंचाई, हम लोग देखे थे कि ये जो भी पहाड़ी हम लोग देखते जा रहे हैं, इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ी जो कौन सा था, तो ये था आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये किस वाले भाग में था, तो ये था आपका बृहद हिमालय में। ठीक है, कौन से हिमालय में था, तो ये था आपका बृहद हिमालय में। और जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है एवरेज में, तो 3500 मीटर से, 3500 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक क्या हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद फिर अगर देखते हैं लंबाई में, देखें एवरेज लंबाई में, तो ये हो जाएगा लगभग 60 से 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य हिमालय का ही भाग है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ श्रेणी का हम लोग नाम देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय का कौन सा पहाड़ पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कौन सा श्रेणी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद फिर देखेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हो नेपाल। ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ेंगे तो नेपाल की ओर जाएंगे ना, नेपाल, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो ये सब आपका किसका भाग है, तो ये सब आपका मध्य हिमालय का भाग है। और मध्य हिमालय आपका इस टाइप का है, कंटिन्यूअस नहीं है, छुट छुट करके है। ऊपर दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय में जो घास पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मर्ग, मर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं, मर्ग। जम्मू कश्मीर में जो घास पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, मर्ग, मर्ग। जैसे नाम देख लीजिएगा गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, गुलमर्ग का नाम सुने हैं ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, घास है। और कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, इसको क्या कहा गया है, गुलमर्ग। ठीक है, दूसरा और भी देख सकते हैं, जैसे अगर आ जाए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो आपका मध्य हिमालय में जो घास है इसे क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बुग्याल। ठीक है, बुग्याल। उत्तराखंड में देखिएगा, उत्तराखंड में मध्य हिमालय में जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है, तो बुग्याल कहा जाता है, घास को बुग्याल कहा जाता है। जिसमें में एक दो नाम देख लीजिएगा, बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल। और इस मध्य हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं, जैसे आपका डलहौजी, डलहौजी हिल स्टेशन हो गया, ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। चलिए एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। 14 से 28 के बीच क्या है, तो ये है आपका समानता का अधिकार। 19 से 22 के बीच क्या है, तो ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 के बीच क्या है, तो ये हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण के विरुद्ध। और 25 से 28 के बीच क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारा देश है ये कैसा देश है, ये किसी धर्म के आधार पे बना है या फिर आपका सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमारा जो देश है यह आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, इसका चर्चा हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, क्या प्रस्तावना में पहले से था, प्रस्तावना में पहले से लिखा हुआ था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ था। इसको कब शामिल किया गया, तो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में, जबकि ये सारे जो 25 से 28 के बीच दिए हुए हैं ये सब आपके पहले से थे। चलिए हम लोग देखते हैं 25 से 28 के बीच कौन कौन सा अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 यह कहता है कि हम जिस भी धर्म को चाहे मान सकते हैं, जिस भी धर्म को चाहे फॉलो कर सकते हैं, जिस भी धर्म का चाहे पूजा कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप थीस्ट हो या एथिस्ट हो, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 25 कहता है। हाँ, मान लो कि हम हिंदू हैं, अगर हमको लगता है कि नहीं मुस्लिम धर्म बहुत ज्यादा अच्छा है, हमको वही मानना, या जैन बहुत बढ़िया, हमको वही मानना, बौद्ध बहुत बढ़िया, उसको वही मानना, तो हम उसका अंतःकरण कर सकते हैं। अंतःकरण मतलब समझ रहे हैं कि हम चाहें तो हम मन ही मन उस धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, मान लो कि कल को हम मुस्लिम बन जाते हैं, तो हम धर्म परिवर्तन करने का इसमें आज्ञा बिल्कुल नहीं देता है। ये नहीं कहता है कि आप चाहो तो आप कभी मुस्लिम धर्म अपना लो, कभी जैन अपना लो, कभी बौद्ध अपना लो, क्योंकि अगर आप वैसा करते हो तो वो गलत है, वो आपका मौलिक अधिकार तो हनन नहीं होगा, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए आपके परिवार वाले व्यक्तियों का मौलिक अधिकार का हनन होगा, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो चीज हो जाएगा। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि आप चाहो तो किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हो, मान सकते हो, फॉलो कर सकते हो। 26 में आते हैं, देखिएगा यह क्या बोलता है, यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ तो यहाँ पे पूरा पंडाल लग रहा है, मुस्लिम लोग का कोई फेस्टिवल होता है तो ताजिया निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, और आप ऐसा कर सकते हो, राज्य आपको अधिकार देता है अनुच्छेद 26 के माध्यम से, है ना। तीसरा आइएगा अनुच्छेद 27, यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। मतलब आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अगर आप पैसा उसके लिए रखते हैं तो उस पर क्या होगा, टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, और कभी कभी इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, करप्शन हो जाता है। अनुच्छेद 28 यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, मान लो कि कोई शैक्षणिक संस्थान है और वहाँ पे किसी एक धर्म विशेष का पढ़ाई हो रहा है, किसी भी एक धर्म का, तो आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं चाहो नहीं पढ़ सकते हो, राज्य हो गया या स्कूल हो गया, आप पे प्रेशर नहीं बनाएगा कि आपको पढ़ना होगा, ये चीज दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि देखो ये जो आपका सिख लोग है, ठीक है, तो इन लोग का जो क्या वो कृपान वगैरह जो होता है उन लोग नेसेसरी रखता है, तो उन लोग वो कृपान तलवार जो भी आप कह लो उसको लेकर के उन लोग हवाई जहाज तक चले जाते हैं और उन लोग अपने पास रखते ही हैं। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद उनको यह अधिकार देता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, मुस्लिम लोग बुर्का पहनती है, तो ये सब सारा अधिकार उनको कौन देता है, तो ये देता है आपका अनुच्छेद 25। ये सब चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।